आपके लिए शिकायत है कि भाई आप ना लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं देते। एडिडास में जो अपॉर्चुनिटी जो मिला है वो रेफरर के थ्रू मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। मैंने कभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया। कह मीटिंग कौन करेगा, तो किसी ने कहा अजय जाता था मीटिंग में। क्वेश्चन ना कम से कम अगर आपके पास में कमेंट्स आ रही है 80, तो कम से कम 50 लोगों के क्वेश्चन यही रहने वाला है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है एडिडास में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे एंड गाइस मैं भी बहुत बढ़िया। सो गाइस आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस है टेक्निकल सिलेबस से। जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता है, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है। जिन लोगों को नहीं पता है ना, तो आप जाके पहले YouTube पे सर्च मारो, तब आपको पता चलेगा टेक्निकल सिलेबस कौन है। एंड भाई साहब उन्होंने ना इतने सारे पॉडकास्ट लिए हैं ना, बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं एंड आज उनका नंबर आ गया। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे। भाई कमेंट्स की रिप्लाई नहीं देते, लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि वो ना अपने वीडियो पे कमेंट्स की रिप्लाई नहीं देते। एंड आज ना मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके कमेंट्स में थे उनके वीडियोस पे सारे लिख लिए एंड एक एक करके सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तब तक के लिए हमारी ग्रीन टी तैयार हो गई, तो चलो चलते हैं। बट एक चीज, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, टेक्निकल सुलेजा को और बैक सीट इंजीनियर को, तो जाके पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो चलते हैं। तो हाय अजय, कैसे हो आप? हाय गौरव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। बाकी जितनी भी गौरव की यूट्यूब फैमिली है, आज ट्राई करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सीखने का और कुछ थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, उससे हम कुछ निकाल पाएँ और कुछ अच्छा यूजफुल डिस्कस कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली ना अजय, आपसे ना बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स हैं एंड आपके लिए शिकायत है कि भाई आप ना लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं देते। एंड इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना आपको, तो आप उनकी रिप्लाई नहीं देते, उनको आंसर नहीं पढ़ पाता। बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं एंड कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सारे कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल तो आप उसके लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। अच्छा हुआ कि आपने वो कमेंट्स देख लिए हैं और चलो इस बहाने आपके चैनल के थ्रू हम आंसर कर रहे हैं। ओके, सो आपको पहला क्वेश्चन होने वाला है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्रियो2 के बारे में बताना चाहूंगा। दे आर कमिंग अ फेलोशिप प्रोग्राम विद जॉब गारंटी। तो यहाँ पे आपको ना फुल स्टैक का बैकएंड कोर्स कराने वाला है। ये 9 मंथ का कोर्स होने वाला है एंड ये जॉब गारंटी प्रोग्राम है। अब सबसे मेन चीज होती है ना, जब भी आप कोई भी कोर्स करते हो तो दिमाग में आता है हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो गाइस इनके प्लेटफॉर्म से ना 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम होता है। एंड गाइस आपका जो एवरेज पैकेज होता है ना, वो 11 लाख का जाता है एंड एवरेज ड्रीम जॉब जाती है वो 22 LPA जाती है। एंड सबसे मेन चीज होती है ना, यहाँ पे आप वर्किंग प्रोफेशनल एंड जो फाइनल ईयर या फिर न्यूली ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? 1-to-1 मेंटरशिप होगी, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलेगा, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सीखने को मिलेगा एंड यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको मिलने वाली है। एंड सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यूज होते रहेंगे एंड आपके रिज्यूमे की तैयारी भी कराई जाएगी। और इनकी प्लेटफॉर्म से ना बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे ओला, फोन पे, उबर, इस टाइप की कंपनीज हायर करती हैं। मतलब 240 प्लस कंपनीज इनके प्लेटफॉर्म से हायर करती हैं। मतलब भाई साहब ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। एंड इनकी प्लेटफॉर्म से जो एवरेज पैकेज जाता है वो 89% जाता है एंड जॉब अप टू जाती है 40 LPA। भाई कितनी बड़ी बात है। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोर्स के लिए एनरोल नहीं करना, यहाँ पे आप पहले फ्री ट्रायल ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो ये कोर्स कैसा है, उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। जैसे आपने ना एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स, Amazon जैसे ऐप बनाने का भी मौका मिलेगा। नॉट ओनली लैंग्वेज, यहाँ पे आपको टूल पे भी काम करने को मिलेगा, जैसे GitHub है, बहुत सारे ऐसे टूल है उन पर भी काम करने को मिलेगा। अब बात आती है फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे EMI का ऑप्शन है। जब आपकी ड्रीम जॉब लग जाएगी ना, तब आप ना उसे EMI पे कन्वर्ट कर सकते हो एंड अपनी फी सबमिट कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, अब वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्री ट्रायल है, तो सबसे पहले आप फ्री ट्रायल के लिए एनरोल कर सकते हो। अपने आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड फिर आप इस कोर्स के लिए ना एनरोल भी कर सकते हो। तो गाइस वेट किस बात का, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट करो। आपने अभी जर्नी स्टार्ट किया एडिडास के साथ एंड आपको पता ही है आपने स्टार्ट किया था IT कंपनी से। तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई IT कंपनी से एडिडास मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना, आपकी जो जर्नी रही वो कैसी है? जर्नी वॉज गुड, काफ़ी लॉट्स ऑफ लर्निंग थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम कोफोर्स से स्टार्ट किया और कॉलेज प्लेसमेंट मेरा हुआ था और 3.2 से स्टार्ट किया था मैंने, 3.2 LPA से। और काफ़ी कुछ लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक मेरा जो डोमेन था, क्योंकि आपको पता है सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर डोमेन लाइक इंश्योरेंस डोमेन, एयरलाइन डोमेन, बैंकिंग डोमेन, तो मैं एयरलाइन डोमेन में था। और जब मैंने ज्वाइन किया तो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। कॉलेज से निकला हुआ आया था लड़का सो बस चीज़ें सीखी। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सपोर्ट और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें थी वहाँ पे। तो मैंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम किया, मैंने सपोर्ट के अंदर भी काम किया, कैसे काम किया जाता है। और मुझे मेरा पहला अपॉर्चुनिटी स्पेन का सपोर्ट से ही आया था। तो उसके बाद फिर वहाँ मैंने 4.5 साल बिताए और कोविड भी वहीं था। इवन कोविड टाइम पे काफ़ी ले ऑफ भी हुआ था, बट आई वॉज रिटेन्ड और
काफ़ी हाँ। अच्छा था, काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग थे, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ काम के साथ साथ। जब आप एक कंपनी में 4 साढ़े 4 साल बिता लेते हो तो आपका एक रिलेशन भी बन जाता है, फिर चाहे मैनेजर से हो या जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं। बट या उस 4.5 साल से पहले जब 3 साल हो चुके थे मैंने रिज़ाइन कर दिया था, बट मैं रिटेन हो गया था। तो मेरे को अलग अलग कंपनी से ऑफ़र आए, ड्रूम से ऑफ़र आया था मुझे उस टाइम पे, TCS से ऑफ़र था मुझे, और भी कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज थी वहाँ से भी ऑफर था, एक स्टार्टअप से ऑफर था बैंगलोर से, बट मैं रिटेन हो गया कोफोर्ज में। हाँ। फिर 1 साल बाद मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया, मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तब मुझे नाइन हाँ। ऑफर्स आए थे, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, TCS से दोबारा आया। ऑल्दो TCS हाँ। आपको दोबारा, अब उस टाइम का पता नहीं, बट मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि एक कूलिंग पीरियड होता है 6 मंथ का, उसके बाद यू कैन अप्लाई अगेन। तो मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद हाँ, फिर क्या बिरला बात है। सॉफ्ट, ट्रेंट और ITC, तो मैंने ITC फिर फाइनल, मुझे ऑल्दो मेरी कंपनी मुझे रिटेन दोबारा कर रही थी और मुझे 1 साल का UK मिल रहा था, हाँ। ऑन साइट मिल रहा था, बट मैंने कहा नहीं, अजय जाना चाहिए। 4.5 साल हो गए हैं, काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि अब correct। ग्रोथ भी चाहिए और नई चीज़ें सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है। क्योंकि सम टाइम ऐसा लिमिटेशन होता है कि जब आप कोई पुरानी जब आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, उन्हें आप एकदम से माइग्रेट नहीं कर सकते नए वर्जन्स में, बिजनेस अलाउ ही नहीं करता। तो वो एक चैलेंजेस होते हैं, तो मैंने कहा चलो चला जाए। सो उसके बाद ITC ज्वाइन किया, वहाँ पे एज अ फुल स्टैक गया मैं, बैकएंड में जावा और फ्रंट एंड में एंगुलर और रिएक्ट। और उसके बाद वहाँ 1 महीना एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और मैं वापस बेंच पे आ गया। फिर वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मुझे मिली, वहाँ पे मैंने सर्टिफिकेशन किया जावास्क्रिप्ट के ऊपर। एक नए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि आपको एंगुलर पे सर्टिफिकेशन करना है, तो मैंने वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। एवरीथिंग वाज गुड, बट वो ये कि फिर अपॉर्चुनिटी बैंगलोर की थी, मुझे स्विच करना पड़ता, लोकेशन चेंज करनी पड़ती। मैंने कहा नहीं यार, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मना किया अपने मैनेजर को, तो उन्होंने मुझे वापस बेंच पे डाल दिया। तो मैंने कहा अंदर तो इंटरनल इंटरव्यू हम दे ही रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आप इंटरनल इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैंने कहा इंटरनल इंटरव्यू देने से अच्छा है बाहर भी ट्राई कर लेते हैं। ऑल तो मुझे 3 महीने हुए थे अभी, अब मैं एकदम से दोबारा स्विच करने का सोचूंगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। बट मुझे एडिडास से फिर अपॉर्चुनिटी आई एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और फुल स्टैक नहीं थी, प्योर फ्रंट एंड प्रोफाइल थी। मैंने इंटरव्यू दिया, 3 राउंड हुए मेरे, और इट वाज गुड, और वहाँ से मुझे अच्छा ऑफर आया और मैंने कहा चलो फिर आई थिंक गुड टाइम टू गो। और मैंने 1 महीने के अंदर रिलीज़ भी ले लिया। आई थिंक 90 डेज़ का नोटिस पीरियड रहता है, बट मैंने और 1 महीने में रिलीज़ ले लिया। वो कैसे लिया क्या है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अच्छा, आपके चैनल को हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों को अगर इस टाइप की वीडियो में चेकआउट करना है ना कि कैसे 1 महीने में रिलीज ले सकते हैं, तो भाई आप टेक्निकल से को फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अच्छा, बेसिकली आपने जैसे आपने जल्दी दिखाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि हमारा पैकेज तो 3.2 का है, जैसे आपका भी का, एंड उस पैकेज को कंप्लीट करना दैट इज टफ टास्क। एंड मुझे भी लगता है ना कि भाई वो पैकेज जो मिलता है ना वो सही भी है एक टाइम पे, क्योंकि हमारे जो ब्रांचेस होती है, जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, तो भाई मैकेनिकल, CS, सिविल या अदर ब्रांचेस से होते हैं ना, तो अगर हमें पहले से ही थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिल जाता है तो हमारे अंदर थोड़ा सा वो आता है कि यार अच्छा पैकेज तो मिल रहा है, हमें चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमारा 10 लाख का पैकेज है, अच्छा जा रहा है। लेकिन हमारे पास जब कम पैकेज आता है ना तो हमारे थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं भाई मेरे का कम पैकेज है, मेरे को ना अच्छा पैकेज उठाना, जो भी और भी लोग हैं ना उनके साथ मेरे को मतलब कंपेयर करना अपना पैकेज। तो उससे क्या है ना, आपकी डेफिनेटली लर्निंग बढ़ेगी, आप लर्निंग स्टार्ट कर दोगे उससे सीखना कि यार नहीं, मेरे को अगर लर्निंग नहीं होगी तो डेफिनेटली आप दूसरी कंपनी में नहीं जा पाओगे। तो वो भी पॉइंट अच्छा रहता है कि, और ये चीज़ सीखने को ही ऐसे ही मिलती है। तो इसीलिए ना आपसे दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, जब भी आप कोई भी बंदा IT कंपनी में ज्वाइन करता है तो उन्हें लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए या पैकेज पे ध्यान देना चाहिए। सो काफ़ी अच्छा सवाल है गौरव आपका ये। इनिशियल टाइम पे जब हम ज्वाइन करते तो हमें कुछ पता नहीं होता, आप कोई कंपनी में जा रहे होते हो, पहले तो उनके प्रोसेसेस क्या हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, आपको KT वगैरह मिल रही होती है और आप चीज़ें सीख रहे होते हो, और तो वो एक अच्छा फेज़ होता है मेरे हिसाब से, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन इवन गलतियाँ करना स्टार्टिंग में। तो अगर मैं सीधा जवाब दूँ आपके क्वेश्चन का, मेरे हिसाब से इनिशियल टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लर्निंग्स के लिए, क्योंकि वो लर्निंग्स डिसाइड कर रही होगी समवेयर कि आपके आने वाले स्विच कैसे होने वाले हैं, कैसे आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। क्योंकि आपको नहीं पता होता आप फ्रंट एंड पे जाने वाले हो, बैक एंड पे जाने वाले हो समवेयर। देखो हर किसी का लक, किस्मत फैंग कंपनीज़ के लिए नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ फैंग कंपनीज़ के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत पैसा मिल रहा होता है, अच्छे
रोल के साथ सब कुछ अच्छा होता है, और इवन जितना आपको फैंग कंपनीज दे रही होती है उतना ही आपको वो कंपनीज दे रही होती हैं। तो ये पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं हम। दूसरा, स्टार्टिंग के 2-2.5 साल बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, जहाँ पे अच्छी लर्निंग्स आपको, मतलब अच्छा काम करने को मिल रहा हो। फिर डजेंट मैटर, आप फ्रंट एंड में कर सकते हो, आप बैक एंड में कर सकते हो, आप एज अ फुल स्टैक कर सकते हो, अगर आप एज अ डेटा इंजीनियर गए हो, इट्स ऑल डिपेंड, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, बट अच्छा काम करने को मिल रहा है जहाँ पे लर्निंग्स हैं, है ना, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है आने वाले स्विच में। जब आप स्विच करोगे 2 साल बाद, एक कोई अगर आप मेरे से ये पूछोगे अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि कितना टाइम रुकना चाहिए एक कंपनी में, मेरे हिसाब से आपको 2 साल 1.5 साल रुकना चाहिए कंपनी के अंदर। 1.5 से 2 साल एक अच्छा पीरियड रहता है, मतलब आपको रुकना चाहिए। ऑल्दो मैं 4.5 साल रुक गया, मेरा केस अलग था, हर किसी की जर्नी अलग अलग रहती है, क्योंकि मेरे केस में 2 साल कोविड भी आ गया, राइट। तो उस टाइम पे स्विच करना अपने आप में थोड़ा डर था, करूँ ना करूँ। तो हर किसी की जर्नी अलग अलग रहती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रही है तो बहुत अच्छा है, बट सबके केसेस कहाँ सेम होते हैं, कईयों को नहीं मिल रही होती, 1.5 साल खराब हो गया, 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गए, काम ढंग का नहीं मिला, या फिर कोर सपोर्ट प्रोफाइल मिल गई, डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिला। उनके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करो डमी प्रोजेक्ट्स में, खुद की लर्निंग, खुद के प्रोजेक्ट बनाओ, मशीन को अपनी मशीन पे कोड सेटअप करो, आप करंट एप्लीकेशन बनाओ, लॉग इन विद फेसबुक, जीमेल, एपीआईज का यूज़ करो, ठीक है। आप ऐसा फ्रंट एंड जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें पता है कि आजकल फ्रंट एंड में क्या पूछते हैं, है ना, एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, ES6 के कॉन्सेप्ट अगर आप रिएक्ट के लिए जा रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट, ऐसी बैकएंड आपके पास, बैकएंड में जावा है, स्प्रिंग, हाइबरनेट, है ना, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज क्या है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, तो उसके अराउंड जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार करो। ये बात हमें पता है कि आपको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता है, बट इंटरव्यू निकालने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी कंपनी में जाओगे, थोड़ा आपको टाइम मिलता है। अगर आप कोई बहुत ही स्मॉल स्टार्टअप में जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप पहले दिन से ही काम करने लग जाओ, बट अगर आप MNC में जाओगे आपको 2-3 हफ्ते मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, KT मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आपके पास वो पीरियड है ना उस टीम को, उस इन्वायरमेंट को ढालने के लिए, समझने के लिए। फिर धीरे धीरे आपको, देखो जी, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और आप जा रहे हो, थोड़ा सा आपको इनिशियल में थोड़ा सा कुछ आवर्स एक्सटेंड करने पड़ते हैं थोड़ा कोड को समझने के लिए, 2-2.5 महीने लगते हैं। अगर आपने वो टाइम निकाल दिया उसके बाद फिर आप चीज़ें संभाल लोगे। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आऊँ तो मेरे हिसाब से इनिशियल टाइम पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट येस, एक अच्छे 3 साल एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद हर बंदा पैकेज देख रहा होता है कि उसको एक अच्छे पैकेज पे जाना है, और वो लर्निंग से ही बढ़ेगा। अगर वैसे आपके यहाँ लर्निंग है ना तो डेफिनेटली आपको पैकेज आराम से आगे मिल जाएगा। हाँ जी। कि हमारे जो IT कंपनी 2 या 3 साल थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि पैकेज थोड़ा कम होता है, बट उसके बाद आप एक खींच मार देते हो ना, आपका पैकेज अच्छा हो जाता है। तो लर्निंग इज, मैं जैसा कि अजय ने बताया कि लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लर्निंग तो भाई स्टार्ट से करना ही होगा। कंपनी में जैसे ही आपने एंट्री की तो भाई आप स्टार्ट कर दो पढ़ना कि भाई मेरे को इसमें ना, बोलते हैं ना, महारत हासिल करनी है, तो महारत हासिल कर लो भाई, उसमें सीखते हो। ये नहीं कि जॉब लग गई एंड अब तो ठीक है, अब तो सब कुछ चलेगा ही, ऐसा नहीं भाई। लर्निंग इज मस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। सर अजय, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई IT कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना ना, मतलब टफ रहता है या फिर इजी रहता है, या फिर वहाँ पे DSA पूछते हैं या नहीं पूछते, तो बताओ आप कैसा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। जैसे मैं Paytm में सेलेक्ट हुआ था, जब मैं एडिडास ज्वाइन कर रहा था तो मेरे पास एक ऑप्शन था Paytm का। मैंने Paytm ज्वाइन नहीं किया, मैंने एडिडास ज्वाइन किया। तो देखो, एक बहुत ही क्लियर है, सीधी बात बोलूँगा, घुमाऊँगा नहीं। अगर आप जा रहे हो फैंग मैंग जैसी कंपनीज़ के अंदर तो मैटर नहीं करता आपके डेवलपमेंट स्किल्स, मैटर करते हैं, बाद में होंगे, बट पहला आपका जो राउंड होगा वो आपका कोडिंग राउंड होगा। उसमें आप से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे DSA वाले, एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिससे आप लीड कोड से भी तैयारी कर सकते हो। मीडियम टाइप क्वेश्चंस, एटलीस्ट मीडियम क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे आपको। फिर वो क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, इवन आप गीक्स और गीक्स से आर्काइव वगैरह भी निकाल सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक करना है या गूगल को क्रैक करना है, अमेजन को क्रैक करना है। तो इन कंपनीज का क्राइटेरिया बड़ा क्लियर रहता है कि आपको वो जज करेंगे, आपको आपके स्किल्स चेक करेंगे। फर्स्ट राउंड जो होगा वहीं फिल्टर बनते फिल्टर हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है, फिर आपका सिस्टम डिज़ाइन या फिर जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सेल्स फोर्स के लिए जा रहे हो या फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो, बैक एंड जा रहे हो, फिर उन चीज़ों के बारे में बात होगी, ऐसा नहीं होगी। बट उनका पता है माइंडसेट क्या है उन कंपनीज़ का? उन कंपनीज़ का माइंडसेट ये है, सिखा हम तुम्हें देंगे, तुम्हें ट्रेनिंग्स भी दे देंगे, बट इवैल्यूएशन जो होगा वो DSA के बेस पे होगा। तो दिस इज ये एक केस है। अब आपको समझना है ये केस में आप ढल पा रहे हो या आपकी तैयारी है नहीं है। अब ये दूसरा केस है, कुछ कंपनीज खाली डेवलपमेंट स्किल्स मांगती हैं, उन्हें चाहिए अच्छा रिएक्ट जानते हो, अच्छा चलो ये छोटी सी एप्लीकेशन बना के दिखाओ, ये तुम्हें 3 दिन का टास्क है, तुम करके दो। फिर तुम्हें उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछेंगे,
तो उनका जो जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है उनका ध्यान वही होता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, मतलब ये बंदा ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसके बेस पे वो डेवलपमेंट के बेस पे जो डेवलपमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये अच्छा रिएक्ट के लिए बंदा सही है, एंड्रॉइड के लिए ठीक है। तो कुछ कंपनी जो होती हैं सब डीएसए नहीं पूछ रही होती हैं, बट आजकल क्या हो गया है, जैसे थोड़ा सा पैटर्न इंटरव्यू का चेंज हो गया है, अब इतने पैकेजेस मिल रहे हैं तो कंपनी ने थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का लेवल चेंज कर दिया है। तो अब क्या होता है, अगर आप एज अ फ्रंट एंड जा रहे हो तो फ्रंट एंड में आपका जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा, और बाकी डीएसए आपसे इतना डेप्थ नहीं जाएंगे। बट अगर एज अ बैकएंड जा रहे हो, प्योर बैकएंड जा रहे हो, तो डीएसए आपसे अच्छा खासा पूछेंगे। तो इस तरीके का पैटर्न रहता है। अब जैसे कुछ कंपनीज के एग्जांपल लेता हूँ, एटलासियन हो गया, राइट, कार24 हो गया और एडिडास हो गया। इन कंपनीज में अगर एज अ फ्रंट एंड जाओगे आप, तो आपसे शायद इतना फ्रंट एंड नहीं पूछ रहे हो, सॉरी डीएसए नहीं पूछ रहे होंगे, राइट। आपसे डेवलपमेंट स्किल पे बात कर रहे होंगे, सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर बात कर रहे होंगे, या फिर कोई एरे स्ट्रिंग पे कोई प्रोग्राम दे दिया लिखने के लिए, ऐसा कुछ पैटर्न रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई बैक एंड प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपसे थोड़ा सा डेप्थ में जाया जा सकता है। वहाँ पे जो डेप्थ वाली चीज़ है, प्रोडक्ट बेस जैसे फैंग कंपनीज वहाँ ज़्यादा होगी, सर्विस बेस थोड़ी सी आप कम ले लो। करेक्ट, ये ऐसा होता है। मतलब मैंने भी सुना कि अमेज़न वगैरह ऐसी कंपनीज में ना, अगर आप एक्सपीरियंस भी जाते हो ना, जैसे मैं सेल्सफोर्स की प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो डेफिनेटली वो ना डीएसए के राउंड पूछ लेते हैं। बट कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे कि वहाँ पे डीएसए के राउंड नहीं पूछे, डायरेक्ट सेल्सफोर्स के पूछ लेते हैं। बट ये काम होता है, कम चांसेस होते हैं, लोग किसी का लक काम कर गया तो होता है, अदरवाइज वो डीएसए तो वही कंपल्सरी। टेक्नोलॉजी स्पेक, हाँ नहीं, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक रहता है, नो डाउट। जैसे सेल्स फोर्स जा रहे हो तो आपसे उसी के अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे, उनको पता है कि उनको क्या काम करवाना है और आप उसमें फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, तो ठीक है। हर कंपनी का यार सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसके लिए फिट बैठते हो नहीं बैठते। आप बैठते हो, यू कैन ट्राई, आप नहीं बैठते तो आप किसी और कंपनी में जाओ, अपने आप को तैयार करो और जो आपकी ड्रीम कंपनी उसे आप अचीव करो। करेक्ट। तो अजय आपसे ना तीसरा क्वेश्चन होने वाला है कि जो आप रिज्यूमे बनाते हो ना एज ए एक्सपीरियंस, तो कितना डिफिकल्ट होता है। एंड अब जैसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको अप्लाई करता है, तो वो लक होता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, कि आपके रिज्यूमे की क्वालिटी देख के ही वास्तव में वो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपको क्या सोचना है इस पे? देखो, मैं आपको सच बताऊंगा, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट बेस में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। हाँ, बहुत कम। मतलब अब ठीक है, मे बी आपकी कोई ऑडियंस हो वो कहे कि नहीं मैं एग्री नहीं करता, शायद आपका एक्सपीरियंस अलग हो, बट मैं जेनरिक केस की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा चैलेंजिंग रहता है एज अ सर्विस बेस में काम करते हुए आपका रिज्यूमे प्रोडक्ट बेस में शॉर्टलिस्ट हो रहा हो डायरेक्ट, वो भी। रेफरर लगा दिया अलग बात है, रेफरर लगा लिया तो अलग चीज़ है। तो इसलिए प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए जो लोग सर्विस बेस में हैं या फिर स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बेस में जाना है, तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, फिर चाहे एचआर से बना रहे हो या फिर आप किसी इंजीनियर से बना रहे हो, तो वहाँ रेफरल वाली चीज़ से आप एक रास्ता खोल सकते हो अपने लिए। एक बार आप वहाँ चले गए, फिर आप इजीली प्रोडक्ट बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड स्विच कर सकते हो। और सम टाइम कॉन्टेस्ट वगैरह भी चलते रहते हैं, कुछ लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अच्छा स्कोर वहाँ गेन करके एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। तो इस पूरी जर्नी के अंदर आपको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना है, और फिर चाहे लिंक्डइन हो और लोगों से कनेक्शन बनाना हो, बात करना हो, क्योंकि रेफरर में बहुत दम है, बहुत ज़्यादा। एडिडास में जो अपॉर्चुनिटी जो मिला है वो रेफरर के थ्रू मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया कहीं भी पब्लिकली, बट यस आज आपके चैनल पे बता देते हैं कि मुझे जो एडिडास में अपॉर्चुनिटी मिला था वो रेफरर के थ्रू मिला था। मेरा रिज्यूमे रेफर हुआ था वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे मेरा नॉर्मल था, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो स्किल हैं, वो हमेशा हर जगह जा ही रहे थे। बट ये है कि चांसेस की बात है। पेटीएम में मेरा डायरेक्ट हो गया था, मुझे डायरेक्ट कॉल आया था, क्योंकि मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है अब। तो आप एज अ इंजीनियर, बिंग इंजीनियर, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर बहुत प्रॉमिसिंग लगती है रिक्रूटर को, तो वो आपको डायरेक्ट पिंग करेगा, आपको मैसेज कर रहा हो खुद से। तो उसके बाद जब थोड़ा आप यूट्यूब के थ्रू कह लो या जैसे भी कह लो, लिंक्डइन पे थोड़े कनेक्शन बन गए, तो फिर मुझे अमेजन के, फ्लिपकार्ट के एचआर खुद पिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कनेक्शन बनाओ और थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे, तो अपॉर्चुनिटी फिर आपको naukri.com पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक्डइन से ही मिल रही होगी। ये चीज सही कह रहे हो आप। पता है लिंक्डइन पे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोग ना पहले जब जॉब सर्च करने से पहले ना वो लिंक्डइन या naukri.com को सर्च ही नहीं करते, डायरेक्ट पूछते हैं कि हमें जॉब कहाँ से मिलेगी। अगर आप चेकआउट करोगे ना लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब है जो आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है वहाँ से।
मतलब आपको Right. इंटरव्यूज वगैरह देने पड़ेंगे बट मिल सकते हैं। तो चेकआउट नहीं करेगा, आप लोग चेकआउट नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी। आपको चेकआउट करना चाहिए, जैसा कि अजय ने बताया कि उन्हें भी बहुत सारे कनेक्शन उसी के थ्रू मिले। तो आपने अपनी प्रोफाइल को तो स्ट्रॉन्ग करोगे ना लिंक्डइन पे, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपका रिज्यूमे। एंड डोंट से हाय हेलो, हाँ, हाय correct. हेलो सर, हाउ आर यू, हाँ, सीधा अपना नाम, लाइक यू कैन टेल लाइक हाय माय नेम इज हाँ. दिस, आई एम हैविंग टोटल इतना एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, माय टेक्नोलॉजी स्टैक इज दिस, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ एनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इस तरीके से एक मैसेज बनाओ और रिज्यूमे अटैच करो, तो उससे चांसेस ज़्यादा होंगे। करेक्ट करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो आप, लोगों से कनेक्ट हो, डिफरेंट कंपनीज के लोगों से कनेक्ट होगे तो आपको पता चलेगा, कल्चर पता चलेगा और आपको अपॉर्चुनिटी आपको पता चल जाएगा ना कि इस कंपनी में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सीधा बोलता हूँ सीधा बोलता हूँ, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखने के बाद ये लगना हाँ. चाहिए कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड हो, या सेल्स फोर्स डेवलपर हो, Yeah, या correct. डेटा इंजीनियर हो। ये देख के लगना चाहिए। हाँ करेक्ट। सो अजय, आपके साथ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे थे बट ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने पूछे कि जो फ्रंट एंड डेवलपर का जो रोड मैप होता है ना वो कैसे होता है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एंड मतलब हमें गूगल से सर्च करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस देखना चाहिए, तो आपने कैसे स्टार्ट किया? यार मेरी जो जर्नी है, लाइक मैं कॉलेज टाइम से ही काफ़ी इंटरेस्टेड था फ्रंट एंड में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जावा मिला। ऑल्दो जावा में मेरा ना थोड़ा स्टार्टिंग मैंने करियर कॉलेज टाइम में PHP मैंने काफ़ी काम किया, फ्रीलांसिंग में काफ़ी काम किया, तो मेरे लिए ना टेक्नोलॉजी स्विच करना थोड़ा मुश्किल नहीं है। मैं अभी चाहूँ तो इजीली अपने आप को पाइथन में भी स्विच कर सकता हूँ। ऑल्दो काम नहीं किया बट आई कैन स्विच। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट मेरे केस में जैसे मेरे को हमेशा फ्रंट एंड में मज़ा आया काम करने में, अच्छा लगता है। जावास्क्रिप्ट, jQuery, फिर अभी रिएक्ट हो गया, अभी एंगुलर में भी कुछ चीज़ें मैंने करी थी। तो अगर रोड मैप स्पेसिफिक बात करें तो मैं ये नहीं कहता, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ आप ना कुछ भी ऐसा नहीं कि पहले पूरा सब कुछ कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, कुछ नहीं हो पाता उस केस में, है ना। तो यू कैन स्टार्ट बेसिक लाइक HTML। मैं बिल्कुल फ्रेश बता रहा हूँ, जो अभी आपको ऐसा बंदा देख रहा है जिसने भी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो यू कैन स्टार्ट फर्स्ट HTML, बेसिक HTML। उसके लिए मैं रिसोर्सेज दे दूंगा आपको गौरव, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। एंड CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, डो मैनिपुलेशन कैसे होता है। मैं ये नहीं कह रहा jQuery भी सीखना है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में कमांड अच्छी करनी है, जैसे प्रोटोटाइप क्या होता है, राइट, और आपका आउटपुट वाले क्वेश्चंस, होइस्टिंग है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में। मैं जब पेटीएम के इंटरव्यू में गया था, मेरे से फर्स्ट राउंड मेरा 9 आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे, बंदा लेके आया था। 9 आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे जो उसने मेरे को दिए थे। तो इस तरीके से आपके राउंड रहते हैं उसमें। डीबाउंसिंग क्या होता है, थ्रॉटलिंग क्या होता है ना, प्रोमिसेस क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है। मतलब जो हम बात करते हैं कोर जावास्क्रिप्ट की, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद वो बंदा आपसे कहेगा अच्छा अब आप ये बताओ आप कौन सा फ्रेमवर्क जानते हो, आप लाइब्रेरी जानते हो कोई, आपको यहाँ रिएक्ट जानता हूँ, फिर वो आपसे रिएक्ट में क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा आप एंगुलर जानते हो, चलो एंगुलर पे। फिर उसके अराउंड आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, उसमें वो कोड लिखने के लिए दे सकता है या आपको कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए दे सकता है। तो आपको जो रोड मैप फॉलो करना है, अगर मैं बहुत ही सिंपल बताऊँ, देखो HTML, CSS, कोर जावास्क्रिप्ट। अगर आपको रिएक्ट में जाना है तो ES6 के कॉन्सेप्ट फिर रिएक्ट, वरना अगर आपको एंगुलर में जाना है तो टाइपस्क्रिप्ट फिर एंगुलर। और टाइपस्क्रिप्ट भी जरूरी है रिएक्ट वाले लोगों के लिए, बट ठीक है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, हर किसी का कोड बेस अलग अलग रहता है। बट यस, दिस इज़ द वेरी सिंपल रोड मैप। देखो चीज़ें और भी हैं, माइक्रो फ्रंट, जैसे आजकल माइक्रो फ्रंट एंड आ गया मार्केट में। अब वो अगर आप सीखने बैठोगे तो ऐसे तो आप कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो इतना कर लो, उसके बाद जैसे जैसे कंपनी की डिमांड है अपने आप को एडजस्ट करो और चीज़ें साथ साथ सीखते रहो। और साथ में गिट का नॉलेज आपको होना चाहिए, गिटहब पे या गिटलैब पे। तो बिग बकेट हो गया, तो उसका अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो इतना काफ़ी है इंटरव्यू निकालने के लिए। उसके बाद जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आप सीख रहे होगे। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज दे दूंगा, मेरे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको दे दूंगा। एंड अजय का दूसरा चैनल भी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कोडिंग स्टार्ट कर दिया चैनल पे, तो आप उसको फॉलो करोगे ना आपको बहुत सारी कोडिंग नॉलेज भी हो जाएगी। बाकी तो इन्होंने पूरा रिसोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे मेरे को, तो मैं आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हो या IT कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे इंग्लिश इम्पोर्टेंट होती है या नहीं होती है, आपका क्या कहना है?
देखो मैं सच बता रहा हूँ, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो अब होता क्या है ना, जैसे हम कॉलेजेस वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हाँ होते हैं, तो आपको वो correct. सेंस नहीं होता। लाइक कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट यार, कईयों का बुक रीड कर, कईयों की हॉबी होती है बुक्स को रीड करना, है ना। हाँ बट correct. सबका अलग अलग तरीका है लाइफ को जीने का, हर किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो जब मैंने हाँ ज्वाइन किया तो लाइक अब थोड़ा सा रहता है ऐसा, ये बहुत जनरल हाँ चीज़ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पर आप धीरे धीरे सीख जाते हो। आप जब मीटिंग्स में आप सीनियर के साथ जा रहे होते हो तो आपको आइडिया होता है कि टेक्निकली मुझे कैसे बोलना है। देखो सबसे बड़ी हाँ चीज़, आप हाँ गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो अलग चीज़ है, क्योंकि जो आप फॉरनर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं आपके यूके बैठे हैं, जर्मनी बैठे हैं, वो कभी भी आपके टेंसेस नहीं हाँ देख रहे होते, क्योंकि वो भी टेंसेस ठीक नहीं बोल रहे होते। उनका ये रहता है correct. कॉन्फिडेंस, आप बोल कैसे रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस होगा तो हाँ आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है इंडियंस के साथ, क्योंकि इंडियंस लोग थोड़ा सा ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई हैज़ का हैव नहीं होना हाँ चाहिए, शुड हैव बीन का वुड हैव बीन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के correct. चैलेंजेस रहते हैं, बट कोई बात नहीं। आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करो जितना हो सके। हाँ ईमेल्स जो आ रही है उनको पढ़ो। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता था ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ईमेल लिखूँ, इतनी अच्छी ईमेल लिखूँ। मेरा अप्रोच ऐसा रहता था। हाँ तो मैं अपनी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ हाँ ऐड करता रहता था। और मेन चीज़ कॉन्फिडेंस, वो जैसे जैसे मीटिंग्स में करता हाँ गया। अब मेरी जिनके साथ मैं जाता था मीटिंग करने, वो छुट्टी पे चली गई एक दिन। अब नेक्स्ट डे जो सीनियर लेवल पे थे कह रहे मीटिंग कौन करेगा, तो किसी ने हाँ कहा अजय जाता था मीटिंग में, तो अजय जाओ मीटिंग करो। हाँ अब मैंने कहा अच्छा मुझे हाँ मेरे को अकेले करनी है। तो उस टाइम थोड़ा अजीब लग रहा था, हाँ बट आई स्टार्टेड वेरी स्लोली स्लोली, हाँ उनको समझा हाँ और थोड़ा टूटा फूटा स्टार्ट किया। बिकॉज देखो मैं हाँ अगेन सबके एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं होते, तो फिर समझ आया कि हाँ सही बात है कैसे हाँ धीरे धीरे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने पूरी पकड़ बना ली। जितना मेरा जो स्पेन का हाँ डोमेन था, उनके हर बंदे से हाँ मीटिंग मैं करता था, हर चीज़ को मैं हैंड, क्योंकि कॉन्फिडेंस, हाँ एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो आप खेल जाओगे। करेक्ट फिर आपकी सही जो बात है गलतियां हैं वो एकदम भी इंप्रूव हो रही होती है। फिर आप गलतियों में काम शुरू करते हो कि यार ये नेक्स्ट टाइम ऐसे बोला था, ये गलत था, इसको सही हाँ बोलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर हाँ धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके लिए आपको कोई कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। धीरे धीरे आप हाँ सीख हाँ जाओगे। सब कॉन्फिडेंस का खेल है यार। हाँ ये तो है। और एक चीज और कि जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है ना, तो उनके जो वर्ड्स को ना कैच करना सीखो कि भाई जो क्या बोल रहा है, उसको जो वर्ड्स आपने कैच कर लिया ना उसको फिर यूटिलाइज करो। जब आप कभी यूज बिल्कुल। कर रहे हो, कहीं आप बोल रहे हो, तो उन वर्ड्स को दोबारा से यूटिलाइज करो। तो मैं भी यही एक करता अच्छा हूँ, मेरे को भी लिसनर नहीं होना आती है। बहुत जरूरी है। हाँ एक अच्छा लिसनर करेक्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ वही तो मैं भी यही करता था। मैं मतलब मेरे को भी नहीं आते अच्छे से आता। इवन मैं जब इनकी की ट्रेनिंग में गया था ना, तो मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता था क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था इंग्लिश। हाँ तो हाँ हाँ, मैंने भी वो धीरे होता धीरे है स्टार्ट होता है। किया ऐसे ही। हाँ सो आपके पास जो एक और क्वेश्चन होने वाला है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके लिए ना, तो मैंने ना सारे कॉमन क्वेश्चन निकाल लिए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब सेकंड लास्ट ये होने वाला है कि फ्रेशर्स हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स उन्हें नहीं करनी चाहिए कंपनी में, क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट थिंग इज थोड़ा सा जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको हरी नहीं करना है कि भाई हाँ करेक्ट फटाफट से हो जाए। थोड़ा पेशेंस रखना है, अपना पर्सनल स्पेस लो, हाँ पर्सनल टाइम लो। उसके बाद अपना आंसर करो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। एकदम से आंसर कभी भी नहीं करना है, तुम्हें पता है तब भी नहीं करना है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नीडेड, आप मीटिंग में हो वहाँ पे लगता है आपको यहाँ पे आपको ओपिनियन दे देना चाहिए, आप दे सकते हो, वरना अपना टाइम लो। एकदम हाँ से इमीडिएट रिस्पॉन्स मत करो। फिर आप चाहे बाद में ईमेल पे कर रहे हो, कॉल पे कर रहे हो, आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा, आप फ्रेशर टाइम पे होते हो तो आपको लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा होता, ऐसा रहता है। ये बहुत कॉमन केस है। तो आपको साथ साथ अपनी लर्निंग रखनी है जिस टेक्नोलॉजी में आपको काम करना पसंद है, क्योंकि आप वो जॉब छोड़ नहीं सकते, वहाँ से सैलरी आ रही है आपको। या तो आप ऐसा रिस्क ले लो कि जॉब छोड़ दो, फिर आप 6 महीने बैठे रहो। इतना अगर आप में जिगरा है तो आप ये कर लो, बट सब नहीं कर पाते। हाँ तो मेरे हिसाब से आप लर्निंग साथ साथ उसको रखते रहो। POCs पे काम करो, डमी प्रोजेक्ट्स पे काम करो, और फिर जब एक राइट टाइम आए तो उस नॉलेज के बेस पे आप आगे स्विच कर सकते हो। अगर आपने वो एक्चुअली खुद प्रोजेक्ट बनाए होंगे, वो कॉन्फिडेंस रहेगा। तीसरा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जब काम करते हो एज अ फ्रेशर, तो आपको दिख रहा होगा कि यार आपका कोई फ्रेंड है, वो स्विच मार रहा है, वो एक अच्छे पैकेज पे जा रहा है। आपको इंस्पायर होना है कि यार मुझे भी अब राइट टाइम पे स्विच करना है। कोई कहाँ जा रहा है, हर किसी की ग्रोथ, हर किसी के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते हैं, तो अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा फंसोगे, डिमोटिवेट रहोगे। अपने आप को अगर मोटिवेट रखना चाहते हो, सो बेस्ट थिंग इज कि आपको अपने आप से कंपटीशन करना है और अपने आप को देखना है।
वो 15 पे जाए, 20 लाख पे जाए, 50 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर मैं आज 10 पे वो पहुंच मैटर गया नहीं हूँ करता। तो मुझे 15 पे अब स्विच करना है, तो उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो बस यही 3-4 चीज़ें हैं। बाकी हम्बल रहो यार, पेशेंस सही बात। रखो अपने अंदर, और ये हाँ। मत रखो कि मेरे से वो जूनियर है तो मैं उससे क्यों सीखूं, है ना। ये रहता है आईटी के अंदर कि मैं सब कुछ, अगर मैं सब कुछ हाँ। बता दूंगा तो मेरी मेरी ये रहता डिपेंडेंसी है। खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं बनना है। कोई करेक्ट। हाँ। आपको जितना मिलना है आपसे कोई वो छीन नहीं सकता, और जिसके पास जितना जाना है वो जाना है। तो आप हम्बल रहो, सही बात है, कोशिश हाँ। करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे सीखना है बस जी। सो अजय, आपसे ना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एंड ये क्वेश्चन ना कम से कम, अगर आपके पास ना कमेंट्स आ रही हैं 80, तो कम से कम 50 लोगों के क्वेश्चन यही रहने वाला है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है एडिडास में। तो आप बता सकते हो, जैसे आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो, एंड मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आईटी कंपनी में सैलरी होती है या नहीं, या फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो सैलरी क्या होती है। देखो, सैलरी तो मैं एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि correct। एडिडास में सब मुझे जानते हैं। तो अगर ये वीडियो वहाँ पहुँच गया तो एचआर मेरे घर आ जाएंगी। हाँ, करेक्ट। या कल ही सुबह इनवाइट आ जाएगा। बट ये इस पे मैं बात जरूर करूँगा। हाँ। काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। देखो, हाँ। जब भी कोई सैलरी की बात आती है ना, तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपके करंट सीटीसी के ऊपर। आपका Correct। करंट सीटीसी कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 5 लाख का सीटीसी है, एग्जाम्पल हाँ। लेते हैं। आपको एक प्रोडक्ट बेस में मौका मिला, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस है तो आपको 40 लाख दे देगी, 50 लाख दे देगी, ऐसा हाँ। कभी नहीं होता है। Correct। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे अब फैंग कंपनीज के कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि भाई वो 45 लाख का सीटीसी देते हैं, बट 45 लाख में 13 फिक्स है, सैलरी महीने की 1 लाख ही आएगी। हाँ, समझ रहे हो। बाकी जो के होता है। स्टॉक हो गए, हाँ। ज्वाइनिंग बोनस हो गया, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। तो लोगों को लगता है ऐसा नहीं है कि 45 लाख डिवाइड बाय 12 होता है। हाँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ठीक नहीं है। होता। लोगों को लग जाता है ऐसा। हाँ। बट कुछ कंपनीज में स्टॉक वगैरह नहीं होते, जैसे एडिडास में स्टॉक नहीं है, हाँ, हाँ। राइट। और बोनस आपको मिल जाता है, ज्वाइनिंग बोनस जो 1 टाइम होता है। बाकी हाँ। आपका पैकेज होता है वो सीटीसी आपका फिक्स रहता है, और कुछ आपका वेरिएबल भी रहता है जो हाँ। आपको जब ईयर खत्म होता है तब मिल रहा होता है। तो हर कंपनी के सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग रहता है। बट येस, जो एज अ एक्सपीरियंस अगर आप जाते हो तो आपके पास कितने ऑफर्स हैं, फर्स्ट हाँ, थिंग हाँ। बहुत मैटर करती है कि हाँ। आपके पास लास्ट ऑफर कितने का है। हाँ, तो वो उसके ज़्यादा matter हिसाब करता से आप ना नेगोशिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख का आपके पास मान लो मैक्स ऑफर है, एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। और आप कह रहे हो मुझे 15 चाहिए, तो उनका हाँ। बजट होता है। अगर आपके उनके बजट में अगर आप आ रहे होगे उस प्रोजेक्ट के लिए, अगर है तो आपको 15 मिल जाएगा। आप कहते हो नहीं मेरे पास 13 का ऑफर है, मुझे 17 चाहिए, हाँ। तो कहेंगे ठीक है आप 17 दे देंगे, आपको वेरिएबल भी दे देंगे इतना। हाँ। तो आपको आपका फिर पैकेज 21 तक चला जाएगा, 20 तक चला जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो है नेगोशिएशन, कैसे आप कर रहे हो। उसमें ऑलरेडी वीडियो कर रखा है वैसे हाँ। प्रॉपर कि कैसे नेगोशिएट किया जाए एचआर के साथ। हाँ। तो ये एक पैटर्न रहता है। तो जो हाँ। सीटीसी है वो उसे आप कहीं फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, वो हर Yeah। किसी का डिफर कर रहा होता है। क्या पता मेरे एक्सपीरियंस में ही एडिडास में कोई बंदा काम कर रहा हो, उसका सीटीसी मेरे से बहुत बेहतर हो, ऐसा हाँ। भी हो सकता है। क्योंकि Correct। ये जो चीज़ें हैं 1-2 साल तक अच्छी लगती हैं, सबके सीटीसी आपको आसपास दिख रहे होते हैं। उसके हाँ। बाद हर किसी का स्विचिंग एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, तो उनका सीटीसी अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। एंड मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं ना कि यार पहले सीटीसी को फोकस मत करो, पहले लर्निंग को फोकस करो, सीटीसी आपका खुद बढ़ जाएगा। एंड मैं आपको ये एक चीज हो जाएगा कि डेफिनेटली सीटीसी मतलब पैसा मिलता है, अच्छा मिलता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं यार मोटिवेशन के लिए बता दो कितना पैकेज मिल रहा है आपको जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। मैं बता रहा हूँ अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप स्टार्ट करो, लर्निंग को फोकस करो, आपको सीटीसी मिल जाएगा। बोलते हैं ना फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आपको आराम से मिल जाएगा अच्छा खासा पैकेज। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गौरव फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। हाँ। बाकी जो भी हमारी टेक्निकल सुनेजा फैमिली से यहाँ मुझे हाँ। देखने आया है, तो यहाँ पे गौरव के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये आगे काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे। और बाकी इनके जो व्लॉग्स हैं, आईटी वाले जो इनके व्लॉग्स हैं, जो बहुत ही ये मिक्स जो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और आईटी को, हाँ। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, आप रिलेट कर पाओगे। तो इनके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, और दैट्स इट। हाँ, एंड मैं भी बोलूँगा यार, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल सुनेजा अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं। इवन तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना। मैंने इनकी वीडियोस पहले से देख रखा है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको नॉलेज मिलेगी। जैसे किसी भी डोमेन में जाना चाहोगे ना, तो आपको सारे पॉडकास्ट उनके चैनल में मिल जाएंगे। एंड उन्होंने दूसरा चैनल अभी ओपन किया है, एंड वहाँ पे आप ये कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे को चैनल का नेम नहीं पता, आपको चैनल का नेम क्या है उसका, दूसरे वाले का? उसका लर्न कोड टेक्निकल सुनेजा, मैं लिंक दे दूंगा वैसे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल, आप जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करने में काफी इंटरेस्ट लगा, एंड काफी मजा भी आया। मुझे बहुत अच्छा लगा।
होपफुली ना ये और मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट है ना हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी लोगों के मन में वो भी क्लियर हो गई होगी। एंड एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो आप कमेंट की रिप्लाई नहीं देते ना, वो सारे मैंने यहाँ पर रिप्लाई कर दिए हैं। तो आप सब लोगों चलो, को थैंक यू सो मच। तो आपको सब इवन मैं अपनी ये वीडियो जब लाइव होगा, जब ये वीडियो लाइव होगा तो हाँ। मैं अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा, ताकि वो ये सारे जवाब हाँ। लोगों तक पहुंच जाए। या करेक्ट, सारे आंसर मिल जाएंगे कमेंट्स के। तो गाइस इस वीडियो के एंडिंग में यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट Thank you वीडियो so में नए टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए बाय। एंड मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा, वो बोलूंगा मैं अजय को। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गौरव, थैंक यू। बाय।